उपचय भाव कौन कौन से भाव को बोलते हैं, बताइए कोई, रजनी जी या 3, 6, 10, 11। ठीक है, ये कौन कौन से त्रिकोण के भाव हैं? चार पुरुषार्थ जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम के है ना। 3 तो काम के हो गए, हम्म, 4 मोक्ष के। 4 तो है ही नहीं इसमें, मैं उपचय भाव की बात कर रहा हूँ। 3, 6, 10, 11 में। हाँ जी, हाँ जी। 6, 10 अर्थ भाव के और 11 काम भाव के। 3 और 11 काम भाव, 2 काम भाव के। 10वां है वो कर्म के है, कर्म का है। तो अब देखिए, यात्रा कहाँ से शुरू होती है? उपचय भाव की यात्रा शुरू हो रही है काम भाव से, काम त्रिकोण से, और अंत भी हो रही है वो काम त्रिकोण के भाव पर। पहला भाव हाँ जी 3 है, 3 और अंतिम भाव 11 है। बीच की यात्रा अर्थ की यात्रा है। मतलब उपचय भाव कामनाओं को जगाते हैं, अर्थ उपार्जन, पैसा कमाने, वृद्धि करने से गुजरते हैं, और अंत में फाइनल कल्मिनेशन उनका कामनाओं के पूरा होने पर होता है। इसलिए इन भावों को उपचय भाव कहा गया, नंबर 1। नंबर 2, ये तीनों भाव संघर्ष के भाव हैं। शुरू के तीनों भाव संघर्ष के भाव हैं। इनको अगर आप देखेंगे तो इनमें से 3 भाव त्रिषडाय भाव हैं। 3, 6 और 11 त्रिषडाय भाव हैं, और त्रिषडाय भावों को अच्छा नहीं माना गया है। इनको पाप भाव मानते हैं। इनके स्वामी को, इनके लॉर्ड्स को पापी ग्रह की संज्ञा दी जाती है किसी भी कुंडली में, कोई भी लगाना। इस पापी होने का क्या मतलब है? क्या पाप का मतलब है कि आप बुरे कर्म कर रहे हैं। अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं, अगर आप पाप कर्म कर रहे हैं, तो फिर वृद्धि कैसी, तो फिर उपचय कैसा? तो जब भी ज्योतिष में आप देखेंगे, तो कोई भी भाव हो या ग्रह हो, वो मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में काम करता है। अब इसी भाव को पाप भाव बोला गया, इसी भाव को वृद्धि भाव बोला गया। धन आदमी कमाता कैसे है? धन कमाने के लिए जैसे मकान के लिए मजबूत नींव चाहिए, वैसे ही धन के लिए मजबूत नींव चाहिए। और इन 4 भावों की यह कहानी, इन 4 भावों की यात्रा उसी मजबूत नींव को स्थापित करने का काम करती है। तीसरे से कहानी शुरू होती है। धन हमेशा व्यक्ति को धीरे धीरे आता है। अगर लॉटरी छोड़ दें या अचानक से मिलने वाले धन को छोड़ दें, तो एक नॉर्मल प्रोसेस जो है, उसमें आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं या व्यवसाय करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें धन धीरे धीरे आपके पास आता है। तीसरा भाव आपकी इच्छाओं को जगाता है, और तीसरा भाव वो पहली सीढ़ी है जहां से आप धन के बारे सोचना शुरू करते हैं। जैसे ही आप धन के बारे सोचना शुरू करते हैं, आप परिश्रम के बारे सोचना शुरू करते हैं, आप मेहनत के बारे सोचना शुरू करते हैं, आप अपने को सिद्ध करने के बारे सोचना शुरू करते हैं, आप पराक्रम के बारे सोचना शुरू करते हैं।
धन का जो भी स्टेज होता है उसमें एक चीज बहुत गौर करने की है। धन का जो भी स्टेज होता है उसमें एक चीज बहुत गौर करने की है कि जब भी आप धन की यात्रा करते हैं आप अलग अलग स्टेजेस पर जाते हैं और उन स्टेजेस पर या तो आपका एक्सेप्टेंस होता है या फिर आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है या आप उस स्टेज को रिजेक्ट कर देते हैं। ये दरअसल पूरी कहानी मैच मेकिंग की कहानी है। मैच मेकिंग मतलब जैसे कि एक लड़का और लड़की का मैच मेकिंग होता है, उसी तरह से आपके अर्ज का, आपके डिजायर टू ग्रोथ का और जिस स्टेज को आप प्राप्त कर लेते हैं उन दोनों में अगर एक तरह की प्रवृत्ति आ गई, अगर आपको लगा कि जहां पर मैं पहुंच गया अब मैं सही जगह पर पहुंच गया हूं, आप संतुष्ट हो गए, तो फिर आप वहां से ऊपर नहीं जाएंगे। अगर आप में संतुष्टि नहीं बची, अगर आप संतुष्ट नहीं हुए, तो आप और ऊपर जाते जाएंगे। ये वो सीढ़ी है उपचय भाव वो सीढ़ी है जो आपको ऊपर जाने का रास्ता भी बताता है और किसी भी सीढ़ी पर रुक जाने का मार्ग भी देता है। तो तीसरे भाव में कामनाएं जागृत होती हैं, आप मेहनत करना शुरू करते हैं, आप मशक्कत करना शुरू करते हैं और वहां से उसके बाद आप पहुंचते हैं छठे भाव में। छठा भाव क्या है? ये भी मेहनत का भाव है। छठा भाव भी मेहनत का भाव है, लेकिन यहां प्रतियोगिता है, लेकिन यहां पर कंपटीशन है, यहां पर लड़ाई है। तीसरा भाव वो अखाड़ा है जहां पर आप पहलवानी करते हैं और अपने मसल को डेवलप करते हैं। मतलब आप अपने स्किल सेट को डेवलप कर रहे होते हैं। जब स्किल सेट डेवलप हो जाता है तो क्या होता है, तो आप पहुंचते हैं 6th हाउस में। अब 6th हाउस जो है वहां पर आपको कॉम्पिटिटर्स मिलते हैं, वहां पर आपको प्रतियोगी मिलते हैं। 6th हाउस में आपको कॉम्पिटिटर्स मिलते हैं, 6th हाउस में आपको प्रतियोगी मिलते हैं और उन प्रतियोगियों से आपको लड़ना होता है, आपको जीतना होता है। 3rd हाउस में जो भी कॉम्पिटिटर है, 3rd हाउस के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर एक तो आप खुद के होते हैं, नंबर 2 वहां जो भी कॉम्पिटिटर है वो आपके सामने होता है। 6th हाउस का कॉम्पिटिटर आपके सामने नहीं होता है। ये रिपु भाव बोला गया है। अभी हम लोग रोग की बात नहीं करेंगे, इसको रोग रिपु ऋण भाव बोला गया है। अभी हम लोग रोग की बात नहीं करेंगे, चूंकि हम लोग धन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर रिपु यानी शत्रु जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला शत्रु जिसको षड रिपु बोलते हैं, ये भी आपके अंदर का होता है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, ये भी आपके अंदर होता है, जिसको देख पाना, समझ पाना बहुत मुश्किल है। दूसरा शत्रु, जैसे आप किसी एग्जाम में कंपटीशन दे रहे हैं
कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर आप किससे compete कर रहे हैं, कौन आपका प्रतियोगी है, आपको स्पेसिफिकली नहीं पता होता है। लेकिन आपको उस अज्ञात, उस अनजाने शत्रु पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। जब तक आप नहीं प्राप्त करेंगे, जब तक आप उस पर नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक आप विजेता नहीं बन पाएंगे। ठीक उसी तरह जब तक अपने अंदर के शत्रुओं पर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार, ईर्ष्या, इन चीजों पे जब तक आप विजय नहीं प्राप्त करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सारी चीजें आपके आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा क्रिएट करती हैं। सबसे बड़ी बाधा अहंकार क्रिएट करता है, क्योंकि वो आपको कुछ सीखने नहीं देता है। आपको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे ये आदमी क्या सिखाएगा। इसी तरह बाकी भी जो षड्रिपु हैं, वो भी आपके लिए एक मेंटल ब्लॉकेज का काम करते हैं। तो जब तक इन शत्रुओं को आप नहीं जीतेंगे, या आपके अंदर के शत्रुओं या बाहर के शत्रुओं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब इस स्टेज को आप क्रॉस करते हैं, सक्सेसफुली क्रॉस करते हैं, तो आप पहुंचते हैं 10वें भाव में। 10वां भाव कर्म का भाव है। 10वां भाव कर्म का भाव है, और कर्म का भाव बताता है कि आपके कर्म कैसे होंगे, आप जिस उद्देश्य के लिए भी कोई काम कर रहे हैं, क्या उसमें एनर्जी होगी, क्या उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस होगा, क्या आप सही समय पर सही विचार के साथ सही फैसला ले सकेंगे, क्या आप सही अवसर को पहचानेंगे। ये सारी चीजें 10th हाउस बताता है। ये आपके फिजिकल एनर्जी को भी बताता है, ये आपके मेंटल एनर्जी को भी बताता है। अपने संघर्ष को, अपनी प्रतियोगिता को, अपने कंपटीशन को, अपने परिश्रम को आप दिशा क्या दे रहे हैं? क्या वो दिशा आपके ओवरऑल कर्म को उस तरफ ले जा रही है जहां आप कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, या वो दिशा ऐसी है जो आपको बहुत थोड़े में संतोष कराती है। 10th हाउस सत्ता का हाउस है, 10th हाउस पावर का हाउस है। ये सबसे पावरफुल केंद्र भाव है। केंद्र भाव ऐसे भी शक्ति प्रदान करते हैं, और उसमें भी ये सबसे पावरफुल केंद्र है। यहां पर सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं। यहां पर सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं। दोनों फायरी प्लैनेट हैं, दोनों कर्म के प्लैनेट हैं, दोनों फायरी प्लैनेट हैं। और दिग्बल मतलब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। 10th हाउस में दोनों को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। 10th हाउस में दोनों को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। मतलब अगर हम कहें तो सूर्य और मंगल को 10th हाउस में एक विशेष तरह का बल मिल जाता है। ऐसे भी जब आप देखेंगे
सूर्य जब पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं, टुवर्ड साउथ होते हुए जाते हैं। सूर्य का ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाना, टुवर्ड साउथ होते हुए जाना होता है। तो अगर आप कुंडली में देखेंगे तो 10th हाउस साउथ डायरेक्शन होता है, 10th हाउस साउथ डायरेक्शन होता है। और जिस समय दिन के 12-1 बजते हैं, दोपहर का समय होता है, उस समय सूर्य 10वें भाव में होते हैं। उस समय सूर्य 10वें भाव में होते हैं। तो ये डायरेक्शन शक्ति का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन पावर का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन राजा का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन सत्ता का डायरेक्शन है। सन प्लैनेट है, सन सूर्य ग्रह हैं, राजा होने के, सूर्य ग्रह हैं राजा की शक्ति के, और मंगल उसके पावर के, एग्जीक्यूशन के। भाई राजा तो नियम बना देगा, बोल देगा कि भाई आज से ये काम होगा, सब लोग हेलमेट पहन के निकलेंगे, लेकिन वो हर चौराहे पे रहेगा नहीं, उसके आदेश को कोई एग्जीक्यूट कराएगा। तो मंगल इज अ प्लैनेट ऑफ एग्जीक्यूशन। ये एग्जीक्यूटिव पावर मंगल के पास होता है, ये मैनेजमेंट स्किल्स मंगल के पास होता है। तो जब आप 3 से 6 और 6 से 10 में पहुंचते हैं, तो धीरे धीरे आपका स्तर सक्सेसफुली पहुंचते हैं, तो आपका स्तर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जब इतनी मेहनत के बाद और इतनी मेहनत के साथ पराक्रम करके, परिश्रम करके, संघर्ष करके, शत्रुओं से लड़के, कंपीट करके, अपने इस सारे डायरेक्शंस को, इन सारी चीजों को सही डायरेक्शन देकर, प्लस 10th हाउस मजबूत कैसे होगा? हर त्रिकोण एक दूसरे को, हर त्रिकोण के सभी भाव एक दूसरे को मदद पहुंचाते हैं। तो अर्थ त्रिकोण का 3 भाव कौन कौन सा है? 2, 6 और 10। तो 6 की तो भूमिका आ गई। अब 2 देखिए क्या करता है। ये 10वां आपको शक्ति देता है, फिजिकल शक्ति देता है। फिजिकल शक्ति आपको कहां से आती है? फिजिकल शक्ति आपको कहां से आती है? फिजिकल शक्ति भोजन से आती है, पहली बात। उसके बाद भोजन के पचने से, और उससे जो हम न्यूट्रिशन बॉडी में जाता है, उससे आती है। भोजन दूसरा भाव है, भोजन का पचना 6ठा भाव है। तो 10वें को अगर मजबूत करना है तो हमको दूसरे पर ध्यान देना होगा। भोजन अच्छा और संतुलित करना होगा, पौष्टिक भोजन करना होगा। ऐसा भोजन जो सुपाच्य हो, ऐसा भोजन जिसके पचने के बाद हमको पोषक तत्व प्राप्त हो, न्यूट्रिशन प्राप्त हो। 10वां मजबूत कैसे होगा? कर्म कैसे मजबूत होंगे? हमारी वाणी से मजबूत होंगे, हमारे संस्कार से मजबूत होंगे। हम अगर कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर हम नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, हमारी वाणी अगर कटु होगी, हम लोगों से प्यार से नहीं बात करेंगे, हम लोगों से अच्छे से नहीं बात करेंगे, तो ना हमारी नौकरी ढंग से चलेगी, ना हमारा व्यापार ढंग से चलेगा। हमारा संस्कार अगर नहीं ठीक होगा, हमारा बिहेवियर नहीं ठीक होगा, हमारा बिहेवियर अगर नहीं ठीक होगा, तो भी न नौकरी ढंग से चलेगी, न संस्कार ढंग से चलेगा। तो 10वें भाव को मजबूत करने के लिए आप देखिए कि कितना पापड़ बेलना पड़ रहा है।
सेकंड को ठीक करना पड़ रहा है, सेकंड का ठीक से इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तीसरा आ गया, छठे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और इन सब चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करके राइट डायरेक्शन में विथ राइट चॉइस, विथ प्रॉपर उनका मिक्सचर, तब जाके आपका 10वां भाव मजबूत हो रहा है। और जिस आदमी ने सक्सेसफुली इतने सारे पापड़ बेल लिए, उसको 11वें भाव में पहुंचना ही पहुंचना है। उसकी इच्छाओं की पूर्ति होनी ही होनी है। उन इच्छाओं से कोई नहीं रोक सकता है। उपचय भाव का अंतिम भाव 11वां भाव है, जिसको कुंडली का सबसे पापक भाव भी कहा गया है। इसलिए कि जब हम लाभ देखते हैं तो लाभ के साथ लोभ भी आता है। इसको ध्यान रखने का जरूरत है। लाभ के साथ लोभ भी आता है, और जब लोभ आता है तो फिर व्यक्ति का चारित्रिक पतन शुरू हो जाता है। जिस समय ऋषियों ने ये लिखा, उस समय इच्छाओं की पूर्ति का, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का बहुत ज्यादा महत्व नहीं था। इसलिए इस भाव को पाप भाव कहा गया, नंबर 1। नंबर 2, ये छठे भाव का छठा भाव है। अगर 6th हाउस से आप गिनेंगे तो वहां से 6th पहुंचिएगा। तो ये भवात भावम के नियम के हिसाब से ये छठे का मैनिफेस्टेशन है। छठा दंड डिसाइड करता है, और 11वां उस दंड को एग्जीक्यूट कराता है। बीमारी में 11वें भाव का भी बहुत रोल होता है। 11वां भाव भौतिक सुख देता है, लेकिन लिविंग थिंग्स को लेकर, लिविंग मटेरियल्स को लेकर ये पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देता है। तो ये कहानी है उपचय भाव की। एक भाव और छूट रहा है, 7वां भाव। एक भाव और छूट रहा है, 7वां भाव। ये मैं स्क्रीन अब शेयर करूं। अच्छा, इसकी अब एक भाव बचता है, 7वां भाव। तो 7वां भाव जो है वो डे टू डे इनकम का हाउस है। 7वां हाउस जो है वो डे टू डे इनकम का हाउस है। अब ये डे टू डे इनकम का हाउस क्यों है?
ये भी काम त्रिकोण का भाव है। ये काम त्रिकोण का दूसरा भाव है। यहां पर आप शादी के बंधन में बंधते हैं। 7th हाउस पत्नी का भाव है, पति का भाव है। यहां पर आप शादी के बंधन में बंधते हैं, और जब आप शादी के बंधन में बंधते हैं तो आपके ऊपर एक तरह की जिम्मेदारी आती है। उस जिम्मेदारी के चलते पैसे कमाना आप जरूरत बन जाती है या अनिवार्यता बन जाती है। आपको कमाना ही कमाना है पैसा। 7th हाउस को माया का भाव भी बोलते हैं। कोई भी चीज, ये फर्स्ट हाउस का कॉम्प्लीमेंट्री हाउस भी है और उसका कॉन्ट्ररी हाउस भी है। उसको सपोर्ट भी करता है और उसको विरोध भी करता है। किसी भी चीज के ठीक सामने का चीज उसको सपोर्ट भी करता है। जैसे हम लोगों ने 3-9 एक्सिस में देखा था कि एक दूसरे को सपोर्ट भी करता है, दोनों के बिना एक दूसरे का अस्तित्व भी नहीं है, मुश्किल है। ठीक वैसे ही 1 और 7 के बिना, 1 के बिना 7 अधूरा है, 7 के बिना 1 अधूरा है। लेकिन दोनों एक दूसरे का विरोध भी करते हैं। इसको आप दो वैसी पटरी मान सकते हैं जो साथ भी है, जो कभी मिलती भी नहीं है। पति पत्नी हमेशा साथ भी रहते हैं और आजीवन संभवतः यही शिकायत रहती है कि तुम हमको नहीं समझ सके या तुम हमको नहीं समझ सके। दीपक जी बेहतर बताएंगे, हम लोगों से ज्यादा लाइफ के एक्सपीरियंस इन्होंने देखा है। खैर, तो इसीलिए 7th हाउस को माया का भाव बोलते हैं। जो है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो है नहीं। इसीलिए तो ये तो थोड़ा सा विषयांतर हो गया, लेकिन चूंकि ये घर गृहस्थी का भाव है, ये जिम्मेदारी का भाव है, ये दाम्पत्य का भाव है, और जैसे ही आप गृहस्थी में एंटर करते हैं आपके ऊपर कमाने की जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको कहीं ना कहीं से लाना ही है। भले ही उसके लिए आप वाल्मीकि की तरह डाका डालिए और अंत में घर का हर सदस्य इनकार कर दे कि भैया ये तुम्हारे हिस्से का पाप है, तुम ही भोगोगे, मैं नहीं भोगूंगा। आप कुछ भी करें, आपको लाना ही है। तो हाउसेस का ये वैल्यू है, नंबर 1। नंबर 2, अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि लग्नेश, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना कि लगन और लग्नेश की क्या स्थिति है। इसके बारे हम लोगों ने हम लोग समझते होंगे या जानते होंगे। लगन हमारी बुद्धि है और लग्नेश उस बुद्धि का मालिक है। हम जीवन में कितना ग्रो करेंगे ये हमारी बुद्धि डिसाइड करेगी। लग्नेश किस भाव में गया, लग्नेश किस भाव में गया, जिस भाव में भी जाएगा उसी भाव के गुण को ग्रहण करेगा। लग्नेश जिस भाव में जाएगा उसी भाव के गुण को ग्रहण करेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि लगन भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका प्रभाव डायरेक्ट हमारी बुद्धि पर, हमारे विचार पर, हमारे सोचने समझने के तरीके पर हो जाता है। अब ग्रह 2 तरीके के होते हैं। ग्रह को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, एक पाप ग्रह, एक शुभ ग्रह।
पाप ग्रह कौन है? मंगल, शनि, राहु और केतु। सूर्य को क्रूर ग्रह माना गया है। कुछ लोग उनको पाप ग्रह की श्रेणी में ही मानते हैं। बाकी को गुरु और शुक्र शुभ ग्रह हैं, गुरु और शुक्र शुभ ग्रह हैं, और चंद्रमा और बुध कंडीशनली शुभ है। अब कंडीशन क्या है कि चंद्रमा में कंडीशन है कि उनके पास पक्ष बल हो, बुध में कंडीशन है कि अगर वो शुभ के साथ बैठेंगे तो शुभ व्यवहार करेंगे, शुभ के साथ बैठेंगे तो अशुभ व्यवहार करेंगे। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर पाप ग्रह बैठा, अच्छा तो पाप ग्रह क्या होता है? पाप ग्रह बली होते हैं, पाप ग्रह बली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और मेटेरियलिज्म की तरफ ले जाने वाले होते हैं। शुभ ग्रह सौम्य होते हैं, उनमें भी शक्ति होती है, शक्ति तो हर में होती है, लेकिन वो उतना ही मेटेरियलिज्म की तरफ ले जाएंगे जितना जरूरी है। जामे कुटुंब समाए, जो बोलते हैं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी ना भूखा जाए, तो उतना हिसाब से वो देंगे आप। अब लगन में अगर पाप ग्रह बैठेंगे तो क्या होगा, और लगन में अगर शुभ ग्रह बैठेंगे तो क्या होगा। उसके पहले हम लोग बात करें कि लग्नेश किस हाउस में जाएगा, तो उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर बुद्धि कैसी आएगी। अब 3, 6, 10, 11, 3, 6, 7, 10, 11, 2 सब हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अल्टीमेटली लगन लग्नेश इज द एक्सिस, काम उसी को करना है। मेरे पास जो अभी अफगानिस्तान का हाल है कि वहां हेलीकॉप्टर भी है अमेरिका का, फाइटर प्लेन भी है, लेकिन चलाना किसी को नहीं आता है, उसको कोई ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो लगन लग्नेश इज द ऑपरेशन। आपका 6th हाउस बहुत अच्छा है, आपका 10th हाउस बहुत मजबूत है, लेकिन लगन और लग्नेश कमजोर है, तो इसको ऑपरेट कौन करेगा, उससे फायदा कौन निकालेगा। जब तक लगन और लग्नेश मजबूत नहीं होगा, तब तक कुंडली के अच्छे अच्छे राजयोग धरे के धरे रह जाते हैं। या सिंपली कहिए कि राजयोग फलीभूत तभी होते हैं जब लगन और लग्नेश में ताकत हो। अगर साधारण कुंडली है, सिंपल कुंडली है और कोई राजयोग नहीं है, लेकिन लगन बली है, लग्नेश बली है, तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन निर्वाह कर ले जाएगा, क्योंकि उसको जो भी मिला उसको वो यूटिलाइज करना जानता है। उसके एक एक चीज को जितना भी मिला, उसके एक एक क्या बोले, उसकी एक एक चीज को वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है। तो लगन लग्नेश इज द यूटिलाइजेशन ऑफ इंटायर कुंडली। अदरवाइज आपके पास फाइटर प्लेन भी होगा, आपके पास हेलीकॉप्टर भी होगा, लेकिन कोई उड़ाने वाला नहीं होगा वहां पे। तो लग्नेश अगर 1st हाउस में बैठा, अपने ही घर में बैठा, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये एक योग बनता है, लग्नाधिपति योग। लगन का अधिपति लगन में ही। वैसे भी सूत्र है
कि कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बैठे या कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बैठे या अपनी राशि को देखे तो उस राशि को बल देता है, उस राशि को शुभ करता है। अब जब ग्रह अपनी ही राशि में बैठेगा तो खुद भी वो बली होगा। तो लगन का स्वामी, लगन का अधिपति जब लगन में बैठा तो इसको लग्नाधिपति योग बोलते हैं। ये व्यक्ति को बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाला योग है। लग्नेश जब सेकंड हाउस में गया तो कहां गया? लग्नेश जब सेकंड हाउस में गया तो व्यक्ति की बुद्धि धन के तरफ गई, व्यक्ति की बुद्धि धन के तरफ गई, व्यक्ति की बुद्धि वाणी के तरफ गई, संस्कार के तरफ गई। अब लग्नेश हमेशा शुभ होता है। अगर वो पापक ग्रह भी है, मतलब मंगल या शनि भी है, तो भी अपनी कुंडली के लिए अगर वो लग्नेश है तो शुभ है। अब लग्नेश सेकंड हाउस में गया। आपने लग्नापति अधिपति योग तो अच्छा समझा, हो तो समझ में आएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि डिग्री वाइज है क्या? क्योंकि हायर डिग्रीज में होगा तो अपने आप सेकंड हाउस में चला जाएगा, ऐसा है क्या? क्या दोबारा बताइए। सपोज मैं काल पुरुष कुंडली बोलता हूँ। हाँ, काल पुरुष कुंडली का जो ग्रह है मंगल है वो उसमें ही है, फर्स्ट हाउस में है। ठीक है। लेकिन उसका डिग्री हायर है तो क्या वो सेकंड हाउस में गिना जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस ये आप कोई और भी कोर्स कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं कोर्स नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी केपी और वो हाँ, जो मैं वही पूछ रहा हूँ। नाड़ी पे है केपी और नाड़ी, केपी नाड़ी ये एक भाव चलित कुंडली बनती है, उसमें आप भाव चलित कुंडली देखते हैं। ठीक है। अब उसके नियम अलग हैं। उसमें कोई ग्रह ना उच्च का होता है ना नीच का होता है। ठीक है। उसमें ग्रहों की दृष्टि भी नहीं होती है। कोई ग्रह उच्च का भी नहीं होगा, कोई ग्रह नीच का भी नहीं होगा। उसके नियम, हाँ, उसके नियम अलग है। तो हम लोग उस नियम को यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर वो जो लेते हैं ना, वो अनइक्वल भाव सिस्टम, एक टर्म है, अनइक्वल भाव सिस्टम को वो लोग फॉलो करते हैं। अगर आप नाड़ी कर रहे हैं तो उसमें आपने कई बार देखा होगा कि किन्हीं दो भाव में एक ही नंबर की राशि लिखी रहती है। ये भी आपने देखा होगा। यस करेक्ट। मान लीजिए पांचवें और छठे भाव में दोनों में 4 लिखा है, दोनों में 4 लिखा है। ठीक है। तो एक ही राशि दो भाव में आ गई, तो वो भाव चलित कुंडली है, उससे हम लोगों को यहाँ पर नहीं कंसिडर करना है। यहाँ पर अगर 29 डिग्री काल पुरुष की कुंडली में अगर मंगल 29 डिग्री 59 मिनट्स 59 सेकंड का भी है तो वो फर्स्ट हाउस में ही है। अच्छा। हाँ। और दूसरा कंजक्शन का क्वेश्चन है मेरा। सपोज मैं वही बोलता हूँ कि फर्स्ट हाउस में एक सपोज वीनस है वो 29 पर है और सपोज मर्क्यूरी है वो 11 पर है, तो वो आगे पीछे गिनना है तो कौन सा हायर डिग्री वाला गिना जाएगा ना? वीनस आगे रहेगा 29 डिग्री से। हाँ, इसलिए कि जो यात्रा शुरू हो रही है ग्रहों की वो 0 से शुरू हो रही है। तो 0 से जो 8 का हुआ वो पहले आया, जो 29 का हुआ वो बाद में आया। 29 वाला सिर्फ 1 डिग्री और चलेगा तो वो अगले भाव में पहुंच जाएगा। ओके। है तो ना? आगे वाला जो हायर डिग्री है वो पहले आया है और नहीं, हायर डिग्री है वो उस भाव में पहले आया। राइट। नहीं, पहले आया, लेकिन ऐसे जो गिना जाएगा तो पहले वो आ गया, उसके बाद ये लोअर डिग्री वाला आया।
मैं सवाल नहीं समझ पाया थोड़ा सा। मतलब जो लोअर डिग्री वाला है वो हायर डिग्री वाला आगे गिना जाएगा, करेक्ट? हायर डिग्री वाला आगे गिना जाएगा। बस वही मान है। लीजिए एक ग्रह फर्स्ट हाउस में वीनस 29 डिग्री का है और उसी फर्स्ट हाउस में मरकरी 1 डिग्री का है, ठीक है। तो अब पहले अगर हम गिनना शुरू करेंगे, अगर हम टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस, तो अब लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो कहानी फर्स्ट हाउस की कहां से शुरू हो रही है? 0 डिग्री से। तो 0 डिग्री से अगर हम चलना शुरू किए तो पहले 1 डिग्री का मरकरी आया, फिर आगे चले 10 डिग्री पे पहुंचे, 20 डिग्री के पहुंचे, फिर जब 29 डिग्री पे पहुंचे तो वीनस आया। जैसे ही 30 डिग्री पूरा हुआ सेकंड हाउस शुरू हो गया, है ना। समझ, हाँ। क्योंकि शायद इसी क्लास में बताया गया या कि कौन सा क्लास में, क्योंकि मोस्टली जो वेल्थ में आता है वीनस जो आगे रहना चाहिए और मर्क्यूरी पीछे रहे, वो इधर एस्ट्रोसाला में ही कोई लेसन में मैंने नहीं, पढ़ा। मैं नहीं बताया था, मैं नहीं बताया। आपने ही बताया, मेरे को हाँ, याद है कि कि बुध वीनस कब अच्छा होगा। बुध कब अच्छा होगा? बुध अच्छा तब होगा जब वो शुक्र के पीछे होगा। और उसी हिसाब से वेल्थ ज्यादा रहेगा, करेक्ट? हाँ, तो इसमें अब इसमें हम कहेंगे कि इस कंडीशन में मरकरी शुक्र के पीछे है, तो मरकरी इज इन बेटर कंडीशन, है ना। अब यही अगर उल्टा हो जाता, वीनस 8 डिग्री पे होता और मरकरी 29 डिग्री पे होता, तो वीनस पीछे हो गया, मरकरी आगे हो गया, मींस मरकरी हैज क्रॉस्ड वीनस, वीनस इज फॉलिंग बिहाइंड, हाँ, वो समझ मरकरी में हैज आ गया। क्रॉस्ड वीनस, ठीक है। तो मरकरी को गाजर दिख नहीं रहा है, तो बुद्धि अब किसके पीछे चलेगी? वहां तो 1 डिग्री का है मरकरी, तो उसको दिख रहा है कि भाई देयर इज लग्जरी, देयर इज वीनस, देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन मैंने ऐसे आदमी भी देखा है कि इनको लग्जरी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई लेना, उसका गाड़ी भी कैसा रहेगा तो घर भी कैसा रहेगा, लेकिन पैसा बहुत रहता है। पैसा बहुत है, खाना पीना भी ऐसा ही, वो ऐसा ही खाता है, कुछ भी मिल गया वो खा लेंगे, ऐसा नहीं हाँ, कि मेरे को आज अच्छा होटल में जाके खाना है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पैसा अच्छा रहता है, पैसा अच्छा रहता है। तो उसका मतलब मर्क्यूरी आगे है और वीनस अब पीछे है। हाँ, एक तो ये हो सकता है। नंबर 2 कि वीनस वीनस इज नॉट इन वेरी डिग्निफाइड कंडीशन। भोग जो है ना, भोग आदमी को वीनस देता है। वीनस, अब यही समझिए कि वीनस, शरीर में वीनस का 2 ही जगहों पर वास है। एक जिह्वा, जहां से आप रस लेते हैं, दूसरा जननेंद्री। यही शरीर में भोग के 2 सबसे बड़े साधन हैं। तो इसका मतलब कि वीनस उसका डिग्निफाइड कंडीशन में नहीं है। जिसका वीनस बहुत डिग्निफाइड होगा वो बड़ा चूजी हो जाएगा, वो कम खाएगा लेकिन क्वालिटी खाएगा, वो कम खाएगा लेकिन क्वालिटी खाएगा, वो सड़क किनारे ढाबा में नहीं खाएगा, भूखे रहना पसंद करेगा लेकिन वो सड़क किनारे ढाबा में या नाला के ऊपर जो ठेला पे बिकते रहता है उसमें नहीं खाएगा, है ना। तो वीनस, अच्छा वीनस बड़ा चूजी हो जाता है, वो बहुत चूजी हो जाता है, बहुत सिलेक्टिव हो जाता है, अपनी चीजों को बहुत प्रायोरिटाइज करने लगता है। वीनस सुगंध है, वीनस सुगंध है। तो सुगंध का मतलब ही है, सुगंध का मतलब ही है कि जहां अच्छी अच्छी चीज हो, जहां क्वालिटी चीज हो, वही सुगंध है। इसीलिए इसीलिए
रसोई घर में शुक्र का वास होता है, और शुक्र की दिशा जो है क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, शुक्र की दिशा अग्निकोण, वहां पर रसोई घर बनाने का को सबसे अच्छा कहा गया है। ये शुक्र की दिशा होती है। जब आप तरह तरह का पकवान बनाते हैं, 56 व्यंजन बनाते हैं, तो वो दिशा सुगंध से भरती है। और शुक्र लक्ष्मी के दास हैं या लक्ष्मी के सेवक हैं। लक्ष्मी का प्रवेश उत्तर दिशा से होता है और लक्ष्मी का वास अग्निकोण में होता है। तो उसके हिसाब से तो रेस्टोरेंट में वही कॉर्नर पर उनका किचन होना चाहिए। आइडियली होना चाहिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि लग्नेश कहाँ जाएगा, और जहां जाएगा सिर्फ लग्नेश ही नहीं, कोई भी भाव का स्वामी, किसी भी भाव का स्वामी जिस हाउस में जाएगा उस हाउस के गुण को ग्रहण करता है, उस हाउस के गुण को ग्रहण करता है। अब लग्नेश सेकंड हाउस में गया तो उस व्यक्ति का ध्यान धन की तरफ रहेगा, ज्यादा से ज्यादा धन कैसे कमाए। वो अपने रहन सहन को लेकर, वो अपने बात व्यवहार को लेकर, क्या बोलना है इसको लेकर बड़ा अटेंटिव रहेगा। अभी हम लोग ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि भाई उसमें अब राहु भी आकर बैठ गया तो क्या हुआ, फिर वो अनंत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते रहेगा। अभी वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि लग्नेश वहां गया तो क्या होगा। अब लग्नेश वहां गया तो क्या होगा, लग्नेश वहां गया तो वो भोजन के प्रति बड़ा सिलेक्टिव हो जाएगा। उसको पता है लग्नेश कौन, फर्स्ट हाउस का मालिक। फर्स्ट हाउस का मालिक मतलब स्वास्थ्य का मालिक, उसकी पर्सनालिटी का मालिक, उसके स्वास्थ्य का मालिक। उसको पता है कि अगर हम भोजन गड़बड़ करेंगे तो मेरे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तो वैसा व्यक्ति भोजन को लेके बड़ा सेलेक्टिव होता है या बहुत केयरफुल होता है, नॉट सेलेक्टिव, बहुत केयरफुल हो जाता है। अब वही लग्नेश तीसरे भाव में जाएगा तो क्या करेगा, वही लग्नेश जब तीसरे भाव में चला गया तो वो व्यक्ति को परिश्रम करने वाला बना देगा। उसके दिमाग में आएगा कि हमको मेहनत करना है, मेहनत के अलावा कोई चारा ही नहीं है। ये उसको इस जुनून तक ले जाता है कि बिजी फॉर नथिंग वाला भी सिचुएशन क्रिएट करा देता है। कुछ नहीं काम है, सही में कुछ नहीं काम है, फिर भी वो अपने आप को किसी न किसी चीज में बिजी रखने की कोशिश करेगा। ये उसकी आदत में प्रवेश कर जाता है, ये उसकी आदत में घुस जाता है कि मुझे काम करना ही है। बिना काम किए वो उसको चैन नहीं मिलेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यही लग्नेश फोर्थ हाउस में पहुंच जाएगा तो हाउस ऑफ कंफर्ट में पहुंच जाएगा। वो हाउस ऑफ कंफर्ट में पहुंच जाएगा, काम करेगा, काम तो हर जगह करेगा आदमी, लेकिन आराम से करेगा, अपने कंफर्ट के हिसाब से करेगा, अपना कंफर्ट लेवल देखते हुए करेगा। अपना कंफर्ट लेवल देखते हुए करेगा,
ऐसा आदमी अगर घर से काम करे, वर्क फ्रॉम होम करे या घर के आसपास रहकर काम करे तो उसके लिए बड़ा अच्छा है, या होमली इन्वायरमेंट में काम करे तो बड़ा अच्छा है उसके लिए। उसका दिमाग शांत रहेगा, उसको लगेगा, उसके लग्नेश को लगेगा कि यस, आई एम वर्किंग विद द कंफर्ट ऑफ होम। लग्नेश अब पहुंच गया, बुद्धि अब पहुंच गई पंचम भाव में। वैसे 1, 5, 9 हम लोगों ने काफी पढ़ा था, लेकिन बुद्धि अब पहुंच गई पंचम भाव में। तो क्या होगा? अब होगा कि उसका दिमाग हर चीज का सॉल्यूशन खोजने में लगा रहेगा। उसका दिमाग हर चीज को क्रिएटिव तरीके से जनरेट करने में लग जाएगा। हाउस ऑफ क्रिएटिविटी है, हाउस ऑफ सॉल्यूशन है, मंत्र पद है पंचम भाव। मंत्र मतलब जो मन को त्राण दे, मन को समस्याओं से निकाले। तो पंचम भाव वो हर चीज का सॉल्यूशन खोजने में लगेगा। हर चीज में वो सिंपल काम भी कर रहा है तो उसको कुछ क्रिएटिव तरीके से करेगा। छठे भाव में पहुंच गया, अब वो हाईली एनालिटिकल हो जाएगा। सिक्स्थ में पहुंच गया, वो हाईली एनालिटिकल हो जाएगा। वो सबसे बहस करेगा, जिद्दी हो जाएगा, और जो उसकी बात नहीं मानेगा उससे लड़ने को तैयार रहेगा, शत्रु से मुकाबला लेने के लिए। मन कहाँ पहुंच गया? शत्रु से मुकाबला लेने के लिए। मन पहुंच गया कंपीट करने के लिए, मन पहुंच गया कंपटीशन के लिए। अब जब मन ही वहां पहुंच गया, बुद्धि ही वहां पहुंच गई, तो उसको रोक कौन सकता है? प्लस चूंकि उसके पास एनालिटिकल पावर बढ़ गया, हाउस ऑफ एनालिसिस है छठा भाव, उसके पास एनालिटिकल पावर बढ़ गया, तो उसके पास दूसरों को हराने की क्षमता भी बढ़ गई, दूसरों से बहस करने की क्षमता भी बढ़ गई। लग्नेश पहुंच गया सातवें भाव में। अब वो जीवन में पार्टनरशिप खोजेगा, वो जीवन में पार्टनरशिप खोजेगा और लोगों के साथ मिलकर, एसोसिएट्स के साथ मिलकर, पार्टनर्स के साथ मिलकर, लोगों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेगा। उसका दिमाग, उसकी बुद्धि, उसका मन अपने स्पाउस में लगा रहेगा। लग्नेश पहुंच गया सेवेंथ में, तो व्यक्ति अपने पार्टनर के प्रति समर्पित हो जाएगा। सेवेंथ लॉर्ड पहुंच गया लगन में, तो आपका पार्टनर आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब एक जगह आप उसके माथा पर जाके बैठ गए, दूसरे जगह वो आपके माथा पर आके बैठ गया। बड़ा सिंपल, बड़ा लॉजिकल डेफिनेशंस है। अगर हम लोग 3 कंसेप्ट बहुत जरूरी है, प्लैनेट्स को जितना ज्यादा से ज्यादा समझें, भाव को जितना ज्यादा से ज्यादा समझें, और राशि को उसके बाद जितना ज्यादा से ज्यादा समझें। लग्नेश पहुंच गया अष्टम में। अष्टम अंधेरा है, अष्टम अंधेरा है, अष्टम रिसर्च है, अष्टम अकल्ट साइंस है। अभी हम लोग सिर्फ बुद्धि की बात कर रहे हैं,
अभी हम लोग सिर्फ बुद्धि की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही बुद्धि हमको कहाँ ले जाएगी? वही बुद्धि, जैसी बुद्धि होगी वो धन की तरफ ले जाएगी। लग्नेश पहुंच गया 8th हाउस में। अब वहां पर व्यक्ति की रुचि, व्यक्ति की बुद्धि कुछ रिसर्च करने का सोचेगी, कुछ नया करने का सोचेगी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स काम करने का सोचेगी, कुछ अकल्ट से कुछ काम करने का सोचेगी। यूजुअली आप देखिएगा कि जिसका लग्नेश 8th हाउस में रहता है वो रोगी होते हैं, प्लस उनमें कुछ छिपी हुई शक्ति होती है जो अलग अलग माध्यम से निकलती है। रिसर्च ओरिएंटेड काम करने लगेगा। अकल्ट में खासकर रुचि उसकी हो जाती है, क्योंकि बुद्धि वहां चला गया। बुद्धि पहुंच गया 9th में। ये बड़ा अच्छा राजयोग ये भी है, पंचम की तरह। अब आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया। किसका? गुरु का, पिता का, ईश्वर का। अवसर आपको मिलने लगे, आपके दिमाग के ब्लॉकेजेस खुलने लगे, आपका दिमाग बड़ा होने लगा, आपका दिमाग बड़ा होने लगा। ये किसका हाउस है? ये गुरु का हाउस है, ये गुरु का हाउस है। आपका दिमाग बड़ा होने लगा, आपको अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी। आप हर छोटी बड़ी बात में कुछ ना कुछ, आप हर छोटी बड़ी बात में कुछ ना कुछ मौका तलाशने लगे, मौका देखने लगे, अवसर खोजने लगे। ऐसा लगने लगा कि मौका, अवसर आपके दरवाजे पर आकर कुंडी बजा रहा है। आप इतने क्या कहेंगे उसको, आप इतने ग्रहणशील होने लगे, आप चीजों को इतना सेंसिटिवली लेने लगे। लग्नेश पहुंच गया 10वें भाव में। लग्नेश पहुंच गया 10वें भाव में। अब बुद्धि कर्म से जुड़ गई, बुद्धि कर्म से जुड़ गई। आप कर्मठ बन गए, कर्म योगी बन गए। कर्म के सिवा आपको कुछ दिखने ही नहीं लगा। बुद्धि पहुंची 11th में। बुद्धि पहुंची 11th में। आपका सारा ध्यान चला गया कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिले, जीवन में ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिले, जीवन में ज्यादा से ज्यादा आय कैसे हो। अब लाभ कैसे मिलेगा और आय कैसे होगी? भाई, आप अगर कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, नंबर 1, अगर आप कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं जो कि एकदम अनोखा है, और आप आय भी ज्यादा चाहते हैं, तो क्या होगा, कैसे होगा? उसके लिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। 11th हाउस इनहैंसमेंट ऑफ क्वालिटी है। जितना क्वालिटी में इनहैंसमेंट होगा, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके क्वालिटी में जितना इनहैंसमेंट होगा, आपके लाभ की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ेगी। बुद्धि कहां चला गया? हाउ टू इनहैंस द क्वालिटी, हाउ टू अर्न मोर एंड मोर।
बुद्धि 12वें में चली गई, बुद्धि 12वें में चली गई, अब क्या होगा? इसको अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ मामलों में अच्छा भी माना जाता है। अच्छा आजकल के सेंस में इस मामले में माना जाता है कि 12वें में गई बुद्धि, 12वें में गया लग्नेश, आपको आपके जन्मभूमि से, जन्म स्थान से दूर ले जाता है। ये फर्स्ट हाउस आपका जन्म स्थान है, 12वां भाव लॉस का हाउस है, तो ये जन्म स्थान का लॉस है, ये देह का लॉस है, इसीलिए ये मोक्ष भाव भी है, ये हानि भाव भी है, ये लॉस का हाउस भी है। तो इस तरीके से हमको उपचय भाव या जो भी भाव के है उसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी बुद्धि हमसे क्या कह रही है, हमारी बुद्धि हमसे क्या कह रही है, हमारी आत्मा हमसे क्या कह रही है। पता चला हम अंदर से बनना चाहते हैं क्रिकेटर और मेरे बाप हमको मार पीट के बना रहे हैं इंजीनियर, तो क्या होगा? सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग अपने जीवन में अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को नहीं समझते हैं, बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। हम लोग जो समझते हैं कि ये हम हैं, वो हमारी कुछ आदतें होती हैं, वो हमारे काम करने के कुछ तरीके होते हैं। हम कभी भी बैठकर नहीं पूछते, हम दूसरों से तो जरूर पूछते हैं कि कैसे हो, हम अपने से कभी नहीं पूछते कि हे मेरी आत्मा तुम बताओ कैसी हो, तुम्हारी जरूरत क्या है, ऐ मेरे मन तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी कितनी चीजें पूरी हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही हैं, ऐ मेरे शरीर तुम ये बताओ क्या जो तुम चाहते हो वैसा कर पा रहे हो, वैसा भोजन तुमको मिल रहा है, वैसा एक्सरसाइज तुमको मिल रहा है। हम कभी नहीं पूछते हैं। जब हम संवाद ही नहीं करते हैं, न अपनी आत्मा से, न अपने मन से, न अपने शरीर से, तो उन्हें जैसा मन करता है, जितना मन करता है, अपने हिसाब से वो काम करते हैं। हम वो पुल हैं, हम बीच के वो पुल हैं जो इन तीनों में एक सिनर्जी ला सकते हैं, इन तीनों को आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन किसी के साथ होता ही नहीं है। हम अपनी पर्सनालिटी को, अपने अंतर मन को, अपने अंतर जगत को कभी नहीं जान पाते, ना कभी जानने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ उन कुछ आदतों को जानते हैं या जान पाते हैं जिनके माध्यम से या जिनके जरिए हम अपने दैनिक जीवन को बिताते हैं। क्या मैंने कभी पूछा कि मैं जो नौकरी कर रहा हूं, क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ था? क्या मेरा मन यही चाहता है? मैं आज जो पढ़ा रहा हूं, क्या मैं यही पढ़ाना चाहता हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फिजिक्स का लेक्चर देना चाहता हूं और मुझे ज्योतिष का लेक्चर देना पड़ रहा है किसी भी कारण से?
मुझे मुझे लोहे के कारखाने में काम करना पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कविता लिखने के कारखाने में काम करना चाहता था। We never talk to ourselves. हम लोग कभी अपने अंतर मन से नहीं बात करते हैं, अंतर जगत की यात्रा नहीं करते हैं। लगन और लग्नेश को जानने का मतलब ये है कि हम अपने अंतर जगत में प्रवेश करें, हम अपने अंतर मन में प्रवेश करें और समझें उसको, या तो आत्ममंथन से समझें या ज्योतिष के माध्यम से समझें कि ये सोल इस शरीर में स्थित आत्मा जो आई है वो किस प्रकृति और किस प्रवृत्ति को लेकर आई है। जिस प्रकृति को लेकर आई है, जिस प्रवृत्ति को लेकर आई है, उस प्रवृत्ति को पहले अपनाएं, उसके बाद फिर जिस तरफ की भी यात्रा करनी है, उसके बाद फिर जिस तरफ की भी यात्रा करनी है, जिस तरफ भी अपने सोच के डायरेक्शन को ले जाना है, जिस तरफ भी अपनी आत्मा का विकास करना है, उस तरफ ले जाए। लेकिन पहले ये तो समझें, ये तो जाने कि हम क्यों यहाँ आए हैं, इस सोल का जर्नी क्या है। इसमें ज्योतिष हमारी बहुत 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 मदद करता है। जब हम ये समझने लगेंगे तो 3, 2, 3, 6, 7, 10, 11 ये सारी यात्रा बड़ी आसान हो जाएगी। जब हमारा टारगेट फिक्स होने लगेगा, जब हमारा टारगेट फिक्स होगा कि आज मैं 25 पन्ने इस किताब के पढ़ूंगा, तो फिर आप समय कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे। अगर आप टारगेट फिक्स नहीं करेंगे तो जिंदगी में हर दिन इतनी व्यस्तता होती है कि आपको 25 का 5 पन्ने पढ़ने का भी समय नहीं मिलेगा। लेकिन आप संकल्प लेंगे तो आप करेंगे। संकल्प सृष्टि का निर्माण करती है और सृष्टि से सिद्धि मिलती है। जो संकल्प हम लोग पूजा में भी हम लोग संकल्प लेते हैं, किसी हवन का संकल्प लेते हैं, यज्ञ का संकल्प लेते हैं, सत्यनारायण कथा करते हैं तो भी संकल्प लेते हैं, मन में कुछ संकल्प रखते हैं। तो इसी तरह संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि बाहरी आवरण होता है। संकल्प मन की शक्ति होती है। जब मन में शक्ति होती है, उसको आप मजबूती से पकड़ते हैं तो उस तरह का एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हैं, उस तरह का प्रयास करते हैं, उस तरह से सृष्टि का निर्माण करते हैं और वही सृष्टि आपको सिद्धि की तरफ किसी चीज में पारंगत बनाती है। तो इसलिए लगन लग्नेश को समझना, फर्स्ट हाउस को समझना, फर्स्ट लॉर्ड को समझना बहुत जरूरी है। तभी 2, 3, 6, 7, 10, 11 कुछ काम करता है। ठीक है, कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। आज के बारे में या भावों के बारे में अगर कोई चर्चा करनी है तो आज हम लोग कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। We have few minutes time, around 10 minutes. रजनी जी, भारती जी कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ चर्चा करना चाहती हैं? सर, लगन कैंसर मतलब लग्नेश हो गया मून, राइट? ओके, तो वो अपने घर में नहीं है लेकिन सेकंड हाउस में हो। ठीक है,
और rest of the two house, 6th and 10th you said, right? 6th is also khali, 10th is also khali, but 6 has Guru because of number 9 is written there, and 10th has Mangal because 1 is written there. And you said कि सूर्य डिसाइड करते हैं डेस्टिनी, लेकिन फिर भी मंगल इज द वन जिसको एग्जीक्यूशन तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इवन आई थिंक इन दैट केस मंगल इज गोइंग टू वर्क फॉर दैट. सो हाउ इज दिस? आई मीन सेकंड इज मून, सिक्स्थ इज गुरु, एंड देखिए सेकंड मून का मतलब लग्नेश सेकंड में गया. हाँ, लग्नेश सेकंड में, लग्नेश सेकंड में गया. में. इट मींस कि ये जिसकी भी कुंडली है, आई डोंट नो, उस व्यक्ति के दिमाग में धन के प्रति, धन कमाने के प्रति आकर्षण है. ओके, धनी बनने के प्रति आकर्षण है कि मुझे जीवन में पैसा चाहिए, मुझे जीवन में पैसा चाहिए. मैं भले ही गरीब पैदा हुआ हूं लेकिन मैं गरीब मरूंगा नहीं. मैं आज जिस स्थिति में हूं कल इससे बेहतर स्थिति में होऊंगा. कोई आदमी, हम ये बात कर रहे हैं कि आप, कोई आदमी इसको अचीव कर सके या नहीं कर सके, लेकिन उसके मन में, उसकी बुद्धि में, उसका थॉट प्रोसेस ये है. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट थॉट प्रोसेस राइट नाउ. उसके थॉट प्रोसेस में है कि भाई हम आज जिस स्थिति में, आज मेरे पास 5 रुपया है तो कल मेरे पॉकेट में कम से कम 5.25 रुपया हो, या 5 रुपये 10 पैसे भी हो, कुछ ज्यादा हो. ठीक है, बेहतरी, पार्डन, बेहतरी, 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 आर्थिक वाइज बेहतरी. अब ये बताता है, अब अगर आप 6th को एनालाइज करेंगे तो जुपिटर कहाँ बैठा, किन ग्रहों के साथ बैठा, या किससे दृष्ट हुआ. खाली है वो, राशि के हिसाब से लॉर्ड जुपिटर. खाली है मत बोलिए, खाली है मत बोलिए, बोलिए कि 6th लॉर्ड कहाँ गया. खाली कुछ नहीं होता. जुपिटर कहाँ है? जुपिटर 6th में. जुपिटर तो 6th में राशि है उसकी. जुपिटर JU कहाँ लिखा हुआ है आपकी कुंडली में? जुपिटर कहीं तो लिखा हुआ होगा किसी हाउस में. वो तो 9th में. हाँ ना, जुपिटर 9th में है. ठीक है, स्वराशि राशि में. अच्छा है ना? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और बोल रही है. 9th हाउस में है. अच्छा, आप ना इसका फोटो खींच के आप ग्रुप पे डालिएगा जी. ठीक है, ग्रुप पे डालिए. ठीक है, डालती हूँ. ठीक है, ग्रुप पे आप डालिए, नो इशू. ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं, ये 9 बजे मिलते हैं. ठीक है सर, आजकल आपकी क्लासेस के टाइमिंग थोड़ा बता दीजिए प्लीज. ये 9 बजे है. नहीं, रेगुलर अदर क्लासेस. चलिए, नमस्ते. थैंक यू. Thank you. वेलकम.